बेटा बाबूराव सेठ का हीरा नामक इकलौता बेटा था। बेहद लाड प्यार में पला, इसलिए बिगड़े साढ़ साढ़ जैसा हो गया था। पूरा दिन कामकाज में जरा भी ध्यान नहीं देता। धीरे धीरे हीरा मेरे कुलक्षण आ गई। भाई बंधु और मित्रों के साथ नाश्ता पानी में पानी की तरह पैसा खर्च करना, जुआ खेलना, चोरी करना, एक से बढ़कर एक अवगुण। बाबूराव सेठ को लगने लगा कि लड़का हाथ से गया। बेटे की चिंता में सेठ कमजोर होते गए। चिंता रूपी कीड़ा उन्हें धीरे धीरे खाने लगा। कुछ समय पश्चात उन्होंने खाट पकड़ ली। उन्हें लगा कि मैं ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ। उन्होंने हीरा को पास बुलाकर कहा, बेटा तुम कुछ समय बाद मैं ना रहूँ तो कोई चिंता की बात नहीं है। तुम्हारे लिए हरा भरा परिवार छोड़कर जाऊँगा, लेकिन तुम में 2-4 कुलक्षण हैं जिनमें तुम बर्बाद हो जाओगे। काम काज कुछ न करो और उड़ाते ही रहे तो कुबेर का भरा भंडार भी 3 दिन में साफ हो जाए। पसीना बहाकर कमाया हो उसी को पता चलता है कि 100 में कितने 20 होते हैं। माथे पर हाथ का लज्जा बनाकर मानो भविष्यवाणी कर रहे हो। इस तरह सेठ कहने लगे कि मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल नहीं है। कल को तुम अगर किसी मुश्किल में फंस जाओ तो एक उपाय करना। क्या बापू? हीरा ने कहा, तुम रोज सुबह उठकर सबसे पहले राजू सेठ का मुंह देखना, फिर जो कुछ भी काम करना हो उसे करना। लेकिन बाबू, अपनी तो राज के साथ वर्षों से दुश्मनी चली आ रही है, उसका क्या? राजू मेरा दुश्मन तो सही पर दानेदार दुश्मन है। दोनों लोग व्यापार कर रहे हैं तो प्रतियोगिता को रहने ही वाली है। कुंद हथियार को जिस तरह शान पर चढ़ाने से चिंगारी निकलती है, उसी तरह दुश्मनी की चिंगारी तो निकालती ही रहती है। कभी कभार टेढ़ी लकड़ी पर टेढ़ी आरी जैसी स्थिति बन जाए तो बल भी मिलता रहता है। कोई मुसीबत आ जाए और उपाय न सूझे तो तुम प्रण कर लेना कि सुबह मैं उनका दर्शन करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करूँगा। तू ऐसा वचन दे तो मेरी आत्मा को शांति मिली। हीरा ने कहा, बापू तुम्हें जिस बात का डर है वह सही है। मित्रों ने जो खराब बातें दी हैं वे छूट नहीं रही हैं, मुझे भी अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन क्या करूं? तुम्हारा कहना मानकर मैं राज सेठ का मुंह देखना का प्रण लेता हूं। धन्यवाद बेटा। अंदर से टूट चुके बाबूराव सेठ कुलदीपक की शिकायत लेकर स्वर्ग सिधार गए। रोना धोना हो गया। घर की पूरी जिम्मेदारी हीरा ने उठा ली। अब कहने रोकने टोकने वाला कौन रहा? हीरा को खुला दौर मिल गया। वह बेलगाम घोड़ा जैसे बन गया। खर्च के नए नए मार्ग तो थे ही, अनर्थ की राह पर लक्ष्मी टूटने लगी। कहने वालों ने सच कहा कि संचित कर्मों की पूंजी घट जाए तो फिर तीसरी पीढ़ी में कुछ न कुछ नया पुराना होता है। लक्ष्मी चकमा देकर चली गई। आओ भाई और जाओ भाई। लखपति बेटा हीरा रास्ते का भटकता भिखारा बन गया। उसकी ऐसी खराब दशा हो गई कि गांव में उसे कोई 2 सेर नमक भी उधार नहीं देता था। दीपक तले अंधेरा। कुलदीपक ने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी। घर में समझदार और चतुर सुजान सेठ जी उसे खूब उपदेश देती, एक एक बात समझाती, लेकिन वह समझे तो ना इस कान से सुनता और उस कान से निकाल देता। हीरा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, परंतु भिक्षा पात्र में डालने वाला कोई नहीं रहा। कहीं कुछ नहीं सूझ रहा था। दिन में तारे दिखाई देने लगे। उसे अपने पिता की आवाज़ सुनाई दी, डूबते को तिनके का सहारा। ऐसा सोचकर हीरा ने मन ही मन कहा, चलो बापू कह गए हैं तो वैसा ही करूँ। बड़ा बाजार है, नए नगर के राजू सेठ की दुकान लगी है। रेशम के तकिए के सहारे राजू सेठ बैठे हैं। दाहिने हाथ में भाग्य रेखा झलक रही है। मुनीम जी बही खाता लिख रहे हैं। राजू सेठ के दर्शन करके राम राम करके अपने रास्ते चला गया। नियम यानी नियम हीरा का यह रोज का नियम हो गया। रोज सुबह उठना, नहा धोकर राजू सेठ की दुकान के आगे से निकलना, उन्हें राम राम करना, फिर कोई कामकाज करना। शुरुआत में तो किसी को पता ही नहीं चला। 15-20 दिन हुए तो राजू सेठ का ध्यान गया। उन्हें लगा मेरा बेटा रोज सुबह सुबह दुकान के आगे से निकलता है, कुछ बोलता नहीं है, मेरे मुंह की तरफ देख राम राम करके चला जाता है। सेठ ने मुनीम से कहा, उसे कल मेरे पास ले आओ। दूसरे दिन सुबह हीरा आया। सेठ का मुंह देखकर राम राम किया और जैसे ही जाने लगता है तो मुनीम ने उसे बुलाया, हीरा इधर आओ, तुम्हें सेठ बुला रहे हैं। सेठ ने हीरा को पास में बिठाया और पूछताछ करने लगे, भाई तुम किसके बेटे हो? बाबूराव सेठ का। अरे तू बाबूराव सेठ का बेटा है? तेरी ऐसी दशा, तेरे पिता की तो बहुत खूब कमाई था तब खूब था। जीवन में धूप छांव आता रहता है। मरते समय मेरे पिता ने कहा था कि तुम्हारे बुरे दिन आए तो प्रतिदिन उठकर सेठ का मुंह देखकर राम राम करना। लेकिन भाई तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुझे रुपए पैसे की जरूरत है, व्यापार धंधा करना हो तो मैं तुम्हारा सहयोग करूँ ना। ऐसे किसी उद्देश्य से मैं नहीं आता, बल्कि मेरे पिता ने कहा था कि बुरे दिन आए तो सुबह के समय उठकर पहले सेठ का मुंह देखकर राम राम करना, इसीलिए आता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, जरा हृदय की धड़कन खिड़की तो खोल, शुरुआत से बात तो कर कि तेरी ऐसी दशा क्यों हो गई।
सेठ, मेरे अंदर कुछ बुरी आदतें आ गई हैं, उन्हीं में मैं डूबा रहता हूँ। ऐसी वो कौन सी आदतें हैं? मित्रों के साथ नाश्ता पानी करना, जुआ खेलना, चोरी करना, गृहणीय कार्य करना। बात सुनकर सेठ घर के अंदर एकांत में चले गए। थोड़ी देर बाद सेठ के हृदय में एकदम से उजाला हुआ। उनका अंतर वैभव खिल उठा। ओहो हो, बाबूराव सेठ को मुझ पर इतना भरोसा कि बिगड़े बेटे की देखभाल मुझे सौंप गए। कोरे कागज पर तो बच्चा चित्रकारी करता है, लेकिन जो बिगड़ा हुआ सुधारे वही मर्द होता है। राजू, सेठ ने मुनीम को हुक्म दिया, प्रतिदिन सुबह हीरो को नगद 200 रुपये दे देना। रोज उठते ही हीरा को 100 रुपये मिलने लगे। फिर बाकी ही क्या रहा? ऊँट था कि घूरे पर चढ़ा और बोना था कि गड्ढे में गिरा। एक तो नटखट बंदर और वह भी शराब पिया। हीरा तो मित्रों के साथ मिलकर नाश्ता पानी उड़ाने लगा। दांत टूटे तो कुत्ते का और चमड़े फटे को तो गद्दा का मुफ्त में मिल रहा हो तो मित्रगण की भी पीछे क्यों रहे? वे तो दूसरों के पैसे पर महफिल करने लगे। हीरा ने कहा, चलो बहुत दिनों से जुआ नहीं खेला तो आज दिल खोलकर खेले। ऐसा करते करते एक सप्ताह बीत गया। एक दिन राजू सेठ ने हीरा से पूछा, क्या हाल चाल है? हीरा ने कहा, मैं तो आनंद में हूँ, आपकी तरफ से रोज 100 रुपये मिल जाता है, फिर किस बात की चिंता फिक्र। सेठ को लगा कि अच्छा, यह तो आसपास आसमान में उड़ रहा है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर बोले, तुम मेरी एक बात सुनेगा? मेरा कहा करेगा? आप जो कुछ भी कहोगे उसे करना मेरा कर्तव्य है। तुम सब दोस्त मिलकर जुआ खेलते हो, तुम उन सबसे पूछो कि तुम कितने समय से जुआ खेलते हो, अब तक कितना जीते। इतना पूछकर कल मुझे बताना। ठीक है, पूछ लूँगा, इसमें क्या है? उस दिन हीरा ने दोस्तों से पूछा। अरे वो सारी बात छोड़ो, मैं पूछ रहा हूँ उसको उत्तर दो कि तुम कितने समय से खेल रहे हो। दोस्तों ने उत्तर दिया, इसमें ही तो हमारा पूरा जीवन गया, सुबह से शाम तक हमारा काम यही है। बोलो, अब तुम्हें कुछ कहना? अच्छा, साल भर चल जाए उतना मिलता है, बचाने की तो बात ही क्या। जिस रास्ते आता है उसी रास्ते चला जाता है। मैं तो बर्बाद हो गया। पिता की 10 लाख की पूंजी थी, वह भी गवा दी। मैंने पिता की संपत्ति गवा दी। उसके बदले कहीं धंधे में रुपया लगाया होता तो मेरी यह दशा हुई नहीं होती। उसने मन ही हिसाब लगाया, उसे बहुत बड़ी पीड़ा हुई। उसने मन में गांठ बांध ली कि आज से कभी जुआ नहीं खेलेगा, लेकिन उसे जब यह बात समझ में आई तब बहुत देर हो गई थी। दूसरे